जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं कृष्ण एम शर्मा आपकी सेवा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। इस बार हम लेकर आए हैं भूगोल 6th क्लास एनसीईआरटी। ये वीडियो न केवल 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, बल्कि वो सभी कैंडिडेट्स जो कि रीट एग्ज़ाम, सीनियर टीचर यानी सेकेंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, आरएस परीक्षा, आईएएस एग्ज़ाम, एसआई या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की यदि वो तैयारी कर रहे हैं तो उसमें समान रूप से उपयोगी होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अध्याय 1, जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे चैप्टर में पूर्णिमा की। पूर्णिमा आप सभी के अनुभव में है, ये वो रात होती है जिसमें चंद्रमा अपने पूरे स्वभाव पर होते हैं, अर्थात अपनी पूरी कलाओं के साथ उपस्थित होते हैं। ये चांदनी रात होती है। ठीक इसी के विपरीत एक और रात होती है जो घनी अंधियारी रात कहलाती है, जिसे अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के दिन आसमान में चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं और इसके बाद जो प्रतिपदा यानी एकम आती है, वहाँ से जो है अपने को चांद जो है दिखना शुरू होता है। इसलिए अमावस्या को नए चंद्रमा की रात्रि भी कहते हैं। आइए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और टॉपिक लेते हैं खगोलीय पिंड। रात में आसमान में आपको जो कुछ भी वस्तुएं चमकती हुई दिखाई देती हैं, जैसे चंद्रमा है या अन्य कोई भी तारे हैं, इसके अलावा दिन में आप सूर्य नारायण के दर्शन करते हैं जो कि एक तारा है। ये सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो इसी कड़ी में अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है तारा यानी स्टार। ये कुछ बड़े आकार का खगोलीय पिंड होता है जिसके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा और स्वयं का प्रकाश होता है। सूर्य एक तारा है। हर तारे का एक परिवार होता है जिसे तारा मंडल कहते हैं, और हमारा तारा सूर्य है इसलिए इसके परिवार को सौर मंडल कहते हैं। अभी आगे अपन और चर्चा इसके बारे में करेंगे। रात्रि में जब हम आसमान को निहारते हैं तो अपन पाएंगे कि जब तारों की कड़ी को मिलाते हैं तो कई बार अनेक आकृतियां जो है बनती हुई दिखाई देती है। ये विविध जो आकृतियां आसमान में हमें दिखाई देती हैं, इन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर जो है इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। और रात्रि में डेफिनेटली आपने 7 तारों का एक समूह देखा होगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे सप्तऋषि कहते हैं। ये 7 हमारे महान ऋषियों की जो प्रतिनिधि करने वाले ये तारे हैं। तो ये जो 7 तारों का समूह है, जो सप्तऋषि है, ये वास्तव में अर्सा मेजर नाम के जो नक्षत्र मंडल है उसी का एक हिस्सा मात्र है। आइए अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रात्रि में उत्तर दिशा में आपने एक चमकते हुए तारे को देखा होगा जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव जी महाराज को हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार ये अचल भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के वरदान से उन्हें ये अचल स्थिति प्राप्त हुई है। और ये जो ध्रुव तारा है, इसको यात्रीगण जो प्राचीन काल में यात्रा करते थे, इसे आधार बनाकर ही यात्रा किया करते थे। रात्रि में यदि आपको ध्रुव तारे को पहचानना हो तो आप सप्तऋषि को सबसे पहले ढूंढेंगे, और सप्तऋषियों के जो समूह है उसमें नीचे की तरफ ये पूंछ में जो आपको 2 अंतिम तारे दिखाई देते हैं, इन्हें हम संकेतक तारे कहते हैं। इनको आधार बनाते हुए आप दोनों को मिलाती हुई एक सीधी रेखा की तरफ यदि आप देखेंगे तो आपको सबसे चमकीला तारा जो दिखाई देगा वही होगा ध्रुव तारा। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये तो बात की हमने तारों की, और अब जानते हैं ग्रहों को। ग्रहों को हम इंग्लिश में ग्रह को प्लैनेट कहते हैं, और चूंकि अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से मानी जाती है, तो ग्रीक भाषा का एक मूल शब्द है जिसे कहते हैं प्लैनेटाई। तो प्लैनेटाई जो है इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो वहाँ से ये प्लैनेट शब्द निकल कर आया है। और
यदि ग्रहों की परिभाषा की हम बात करें तो ग्रह भी जो है तारों की तरह ही खगोलीय पिंड होते हैं, परंतु इसमें जो बेसिक अंतर है वो ये होता है कि इनके पास में स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ये अपने प्रकाश और ऊष्मा के लिए किसी तारे पर निर्भर करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपनी पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वह एक ग्रह है और ये अपने ऊष्मा और प्रकाश के लिए भगवान सूर्य नारायण पर जो है आश्रित रहती है, क्योंकि इनका तारा जो है, इसके परिवार का जो मुखिया है वह सूरज है। हम आगे और बात करेंगे ग्रहों के विस्तार से। यहाँ पर कुछ रोचक तथ्य दिए हुए हैं कि बृहस्पति जिसे हम जुपिटर कहते हैं, शनि जिसे सैटर्न कहते हैं, यूरेनस जिसे हम अरुण कहते हैं, ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ये जो छल्ले हैं वो असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियों के होते हैं और इन्हें आसानी से जो है धरती से दूरबीन की मदद से देखा जा सकता है। तो आइए एक नज़र करते हैं सौर मंडल पर। सौर मंडल, जैसा कि अभी हमारी चर्चा हुई थी कि सूरज एक तारा है और हर तारे का एक अपना परिवार होता है। तो हमारे तारे का नाम चूंकि सूर्य है, इसलिए इसके परिवार का नाम सौर मंडल है। जब सूरज से हम आगे की दिशा में बढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन इनके सबसे निकट एक ग्रह पाते हैं जिनका नाम है बुध, जिसे इंग्लिश में हम मरकरी कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये दीर्घवृत्ताकार रास्ते होते हैं जिनके माध्यम से या जिन पर चलकर ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इन दीर्घवृत्ताकार जो मतलब मार्ग हैं इन्हें हम कक्षाएं कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। इनमें इन ऑर्बिट्स में जो है प्लैनेट्स जो हैं वो अराउंड द सन जो है घूमते रहते हैं। और आइए अपन आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा बुध है वो सबसे छोटा ग्रह है और इसके अपन ये कह सकते हैं कि इसका जो परिक्रमण काल है वो परिक्रमण काल 88 दिनों का होता है। चूंकि इसका मार्ग सबसे छोटा है इसलिए इसका जो परिक्रमण काल है वो भी सबसे छोटा होगा, जल्दी से अपनी परिक्रमा पूरी कर लेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप एक कर्सर देख रहे हैं कि जो परिक्रमण काल है वो बढ़ता चला जाएगा। तो जो हमारा नेपच्यून है जिसे हम वरुण कहते हैं, उसका परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा 164 साल का होता है। आप यहाँ देख सकते हैं क्यों, क्योंकि ये नेपच्यून जो है जिसको हम वरुण कहते हैं, इसकी जो कक्षा है वो सबसे बड़ी होगी, अतः इसको सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लगना स्वाभाविक है। तो आइए, बुध की बात हुई, सबसे निकट ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। इसके बाद में अगला जो सेकंड नंबर पर तारा आता है, ग्रह आता है, माफ कीजिएगा, वो है शुक्र। तो शुक्र जिसे हम वीनस भी कहते हैं, ये भोर या सांझ का तारा भी कहलाता है। भोर या सांझ का कहने का मतलब ये है, इसे आप सुबह प्रातःकाल और शाम को जो है सबसे चमकीले तारे के रूप में दिखाई देता है, लेकिन ये तारा होता नहीं है, पर जो धरती से इसको देखते हैं तो ये तारे की तरह आभासित होता है। तो ये शुक्र हुआ, वीनस हुआ। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो आकार है, इसका जो द्रव्यमान है वो लगभग पृथ्वी के जैसा ही होता है, इसलिए इसे धरती की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और पृथ्वी के सबसे निकट, देखिए यहाँ थोड़ा सा आप गौर करेंगे कि सूर्य के सबसे निकट तो है बुध महाराज, और जो पृथ्वी है हमारी, उस पृथ्वी के सबसे निकट कौन है? शुक्र ग्रह। तो प्रश्न आ जाए कि भाई पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह पड़ता है, तो अपने को उत्तर लगाना होगा वहां पर शुक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी के बारे में अगला जो ग्रह आता है सूर्य से तीसरे नंबर का, तो इसके बारे में विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। नीला ग्रह के नाम से इसे जानते हैं और इसके बारे में अलग से टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग लेंगे, तो वहीं पर इसका डिस्कशन अपन लोग देखेंगे। इसके बाद में चौथे नंबर पर ग्रह आता है, उसे हम मंगल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मार्स कहते हैं हम लोग। ये जो मंगल है ये लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो लाल रंग है वह आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति इसको लाल रंग प्रदान करती है। और यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान और आपका आकर्षित करना चाहूँगा मैं कि आप देख पा रहे होंगे कि मंगल के बाद में अगला ग्रह जो है जुपिटर आने वाला, यानी अपन कह सकते हैं कि देवताओं के गुरु देव बृहस्पति यहाँ पर आने वाले हैं। तो जुपिटर और मार्स यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में आप एक ये पट्टी देख रहे होंगे। इस पट्टी को शुद्ध ग्रह पट्टी कहते हैं, और ये शुद्ध ग्रह पट्टी जो होती है ये हमारे बहुत काम की है। और ये कैसे काम की है कि इसके कारण क्या होता है कि ग्रहों का वर्गीकरण किया गया है। आप इस पट्टी के अंदर की तरफ जो ये 4 ग्रह देख पा रहे हैं आप, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया, इन सभी को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं।
है ना, ये सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं और ये चट्टानों के बने होते हैं, और इन चट्टानों के बने होने के कारण इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो चारों ग्रह हैं ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। और इस पट्टी के बाहर यानी शुद्ध ग्रह पट्टी के बाहर इस तरफ जो आपको ग्रह दिखाई देते हैं ये सूर्य से थोड़े दूर हैं और ये इनका आकार भी बहुत बड़ा है और इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं, हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। और ये गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं, इसलिए इन्हें जोवियन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन गया है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जोवियन ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जुपिटर हो गया यानी बृहस्पति हो गया, शनि हो गया यानी सैटर्न हो गया, यूरेनस यानी अरुण हो गया और नेपच्यून यानी वरुण हो गया। ये 4 ग्रह जो हैं बाह्य ग्रह कहलाते हैं, यानी 4 आंतरिक ग्रह हैं और 4 हमारे पास में बाह्य ग्रह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे विशाल आकार वाले 5वें नंबर के ग्रह से हम तारुफ होते हैं, परिचय प्राप्त करते हैं। यहाँ पर इनका नाम है बृहस्पति। तो जो गुरुदेव बृहस्पति हैं ये सबसे विशाल होते हैं और इन्हें पीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें लाल धब्बों वाला ग्रह भी कहते हैं। ये थोड़ा सा जो है जानकारी आप समेटेंगे। इसके बाद में अगला ग्रह आता है हमारे पास में शनि। तो शनि महाराज हैं, आप इनको देख पा रहे हैं कि इनकी आकृति और इनके चारों तरफ ये जो छल्ले आप देख पा रहे हैं, ये छल्ले इनको विशिष्ट पहचान देते हैं और इन्हें पृथ्वी से भी दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो शनि जो महाराज हैं इनका जो घनत्व है वो सबसे न्यूनतम होता है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रश्न स्वाभाविक रूप से आपके सामने आ चुका है कि न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो हमने यहाँ पर ऑप्शन टिक कर दिया शनि। तो इसी तरीके से प्रश्न आ सकता है कि सर्वाधिक जो घनत्व वाला ग्रह है वो कौन सा है, और ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो बृहस्पति को टिक कर देते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो पृथ्वी है हमारी इसका घनत्व सबसे अधिक है ना, ये नहीं भूलना है आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर गलती करने की गुंजाइश सबसे ज़्यादा रहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले ग्रह के बारे में जानते हैं। अगला ग्रह जो आ रहा है वो है हमारा यूरेनस, यानी जिसे हम अरुण कहते हैं। अरुण जो है इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये खास उपमा इनको मिली हुई है। इनका जो अपन कह सकते हैं कि अक्षीय जो झुकाव होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसके कारण ये लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और इसके बाद सौर मंडल का जो लास्ट में सबसे बाहर की ओर जो ग्रह मिलता है उसका नाम है वरुण यानी नेपच्यून। इसे हरे रंग का ग्रह कहते हैं। यहाँ भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हरे रंग के ग्रह के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी, अब ये पता नहीं क्यों ऐसा करके आते हैं वो लोग, वो बुध को अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। हो सकता है ज्योतिष के अनुसार वो बुध ग्रह को यहाँ पर स्वीकारोक्ति दे देते हैं, परंतु वो सारी जो चीज़ है आपको यहाँ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि भाई जो बुध ग्रह है ये अपना हरे रंग का ग्रह नहीं है। हरे रंग का ग्रह यदि माना पूछ लिया जाए आपसे तो आपको वहाँ पर ऑप्शन में वरुण को टिक करके आना है। देखिए ये तो अपन ने ग्रहों का एक परिचय प्राप्त किया। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं। आप देखेंगे कि जो कोई भी हमारा ग्रह होता है तो जैसे मान लीजिए हमारा ग्रह है, तो इस ग्रह आप देख सकते हैं कि ये ग्रह सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमा भी लगाते हैं और इस परिक्रमा को करते समय इनकी जो गति होती है उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। एक इसके अलावा एक गति और होती है कि ये कोई भी जो पिंड होता है वह या ग्रह जो होता है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं वह अपनी अक्ष पर ही मतलब इस तरीके से घूमते रहते हैं, है ना। मतलब अपनी जो अक्ष है उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। जैसे आपने लट्टू देखा होगा या बचपन में आपने 1 रुपये के सिक्के को घुमाया होगा, हाँ, या कभी कभी पेपर वेट जो टेबल पर रखा हुआ होता है उसे हम कभी बार घुमाने लगते हैं। तो बिल्कुल ठीक वैसी जो गति होती है, या कभी किसी फुटबॉल के खिलाड़ी को आपने उंगली पर फुटबॉल घुमाते हुए देखा होगा, जो वो गति होती है उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। अपनी अक्ष पर जो घूमना है उसे हम घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 महत्वपूर्ण सवाल बनकर आते हैं कि परिभ्रमण सबसे कम किसका होता है। परिभ्रमण सबसे कम होने का मतलब है कि कौन अपनी अक्ष पर पहला चक्कर सबसे जल्दी पूरा कर लेता है। तो वहाँ पर आपको आंसर करना है बृहस्पति। देखिए ये छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर आपको ध्यान देना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इतना वजन देकर आपको बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब है इसको आपको समझ जाना चाहिए। इसके अलावा जो शुक्र है उसका जो परिभ्रमण काल है वो सर्वाधिक होता है, अर्थात यानी एक चक्कर अपनी अक्ष पर पूरा करने में शुक्र को सर्वाधिक समय लगता है। और इसकी पुष्टि हम आंकड़ों से कर सकते हैं कि देखिए बृहस्पति जो है अपनी अक्ष पर जो अपना एक चक्कर है वह मात्र 9 घंटे और 56 मिनट में पूरा कर लेता है, जबकि शुक्र जो है उसको अपना एक चक्कर
अपनी अक्ष पर पूरा करने में 255 दिन लग जाते हैं। ये देखिए आप, ये सॉरी 255 दिन तो परिक्रमण में लगते हैं, माफ़ कीजिएगा, 243 दिन जो है अपनी अक्ष पर घूर्णन में लग जाते हैं इन्हें। तो इस बात को आप देख सकते हैं कि यहाँ मात्र 9 घंटे 56 मिनट का समय लग रहा है और यहाँ पर जो है 243 दिन का समय लग रहा है। पृथ्वी की यदि अपन बात करें तो पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर अपना जो घूर्णन है वो 1 दिन में पूरा कर लेती है, यानी 24 घंटे में अपनी अक्ष पर पूरी घूम जाती है। तो ये थोड़ा सा आपने को ध्यान रखना है। पृथ्वी का परिक्रमण आप सब लोग जानते हैं, जिसे हम 1 साल कहते हैं, 365 दिन लगते हैं। सही गणना 365 से 1/4 दिन की है, लेकिन यहाँ चूंकि एनसीईआरटी में 365 दिन अंकित किया हुआ है तो अपन इसी के अनुसार जो है चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, स्वीकारोक्ति देंगे। अब बात है कि यहाँ पर थोड़ी रह गई है। देखिए जो ब्रह्मांड है यहाँ भी पूरी एक गुरु शिष्य परंपरा देखने को मिलती है। यहाँ आप पाएंगे कि जो सूर्य है अपने परिवार का मुखिया होता है और इस मुखिया की जो ग्रह वो परिक्रमा लगा रहे। आप ये समझ लीजिए सूर्य यहाँ पर गुरु स्वरूप हैं और ग्रह जो है इनके शिष्य हैं। तो ग्रह जो हैं वो अपने गुरुदेव यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए ये जो मतलब बुध हैं यहाँ पर, जैसे मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, या अपना मंगल है या पृथ्वी है, शुक्र है, बृहस्पति है, अरुण वरुण जो भी हैं, ये सब जो ग्रह अपने यहाँ पर हैं ये सब सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। और मतलब मतलब इनका गुरु सूर्य है और इनके चेले ये हैं और इनके भी चेले होते हैं, है ना। उन चेलों को उपग्रह कहते हैं हम, यानी तारे के चेले हो गए ग्रह और ग्रहों के चेले हो गए उपग्रह। तो यहाँ पर अपने को ध्यान देने वाली बात होनी चाहिए कि सबसे अधिक यदि उपग्रह आपसे पूछे जाएं कि उपग्रह किसके होते हैं, तो यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है कि बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है उसके 53 और जो शनि महाराज हैं उनके भी 53, दोनों के बीच में बराबरी का कंपटीशन लगा हुआ है कि दोनों के शिष्यों की संख्या जो है, उपग्रहों की संख्या 53 है। यहाँ पर आपको थोड़ा ये भी समझ लेना चाहिए कि कई बार आपको उपग्रह की जगह चंद्रमा शब्द मिलेगा, तो चंद्रमा शब्द का मतलब उपग्रह ही होता है, ये आपको समझ लेना है। तो यहाँ चंद्रमाओं की जो संख्या लिखी हुई है इसका मतलब उपग्रहों की संख्या से ही समझना है। हमें एनसीईआरटी के अनुसार ही चलना होगा, इसलिए हम जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसी को मान्यता प्रदान करेंगे। कहीं कहीं आपको शनि जो मतलब ग्रह है उसके सर्वाधिक जो उपग्रह हैं वो देखने को मिलेंगे, लेकिन चूंकि अभी अपने को एनसीईआरटी के अनुसार ही व्यवस्था को लेकर चलना है तो अपने को यहाँ मान्यता दोनों को बराबरी की देनी होगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ निकल कर आता है, अपन देखेंगे कि बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई चंद्रमा नहीं है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे कौन से मतलब ग्रह हैं जिनके पास में एक भी अपना उपग्रह नहीं है। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि बुध हैं और शुक्र हैं, यानी मरकरी और विनस ऐसे प्लेनेट है जिनके पास में कोई मून नहीं इनका। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी के पास में आपको पता है अपना एक चंद्रमा है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। आगे कभी चर्चा होगी तो आपको बताएंगे चंदा को मामा क्यों कहते हैं, है ना। माँ जो अपनी लोरी में सुनाती है चंदा मामा, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल लोरी सुना रही हैं, वो वास्तव में बचपन से अपने बच्चे को भूगोल सिखा रही हैं और बिल्कुल ये फैक्ट है। ये कभी चर्चा होगी तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से मामा ही क्यों कहा जाता है उन्हें, हाँ, ये चाचा क्यों नहीं कहा गया या ताऊ जी क्यों नहीं कहा गया। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, इस पर भी कभी चर्चा करेंगे आगे अपन। तो ये बात हुई। यहाँ पर एक और आपको यहाँ बता देते हैं कि जो मंगल है, मार्स जो है, इसके भी 2 उपग्रह हैं, फोबोस और जो है डिमोस नाम से, मतलब कि इनके 2 उपग्रह हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंसिडर करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक सौरमंडल का यहाँ पर काफ़ी कुछ परिचय हमने हासिल कर लिया है और आगे देखते हैं अब क्या है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है, यानी जो रोमन कहानियाँ हैं उनमें सूर्य देवता के लिए सोल शब्द का जो है अपने को उच्चारण मिलता है। और इसी से आगे जाकर, क्योंकि बताया इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से ही उत्पन्न हुई है, इसलिए आप इंग्लिश में सोलर सिस्टम नाम शब्द सुना होगा आपने, तो वो सोल यहीं से आ रहा है ना। तो सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, हाँ, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। जैसा भी हमने चर्चा भी की थी, हर तारे का एक परिवार होता है, हाँ, ये सारी बात यहाँ पर हुई। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है ज्योग्राफी का भी एक मीनिंग दिया हुआ है। ज्योग्राफी ये भी ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है, जिसमें जो जियो शब्द है ना, उसका मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफिया जो शब्द है उसका मतलब होता है वर्णन करना या लिखना। तो इस तरीके से जो भूगोल शब्द है
उसका इंग्लिश जो अनुवाद ज्योग्राफी हम लोग देखते हैं तो उसका मतलब हो गया पृथ्वी का विवरण, यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है, ज्योग्राफी है। अब यहाँ पर आप जियो शब्द देख रहे हैं, जियो शब्द के आगे यदि लॉजी शब्द लग जाएगा अर्थात जियोलॉजी हो जाएगा, और लॉजी शब्द जहाँ कहीं भी आ जाता है तो उसका मतलब अध्ययन से होता है, तो जियोलॉजी का मतलब हो गया पृथ्वी का अध्ययन। इसी तरीके से जियो में यदि आप मैट्री लगा देंगे, मैट्री जो बना है उसका मतलब मेजरमेंट होता है, तो ये बन जाएगा पृथ्वी का मापन। इसी तरीके से ऑइड शब्द यदि आप लगा देंगे तो जियोइड शब्द बन जाएगा और उसका मतलब हो जाएगा पृथ्वी के आकार के अनुरूप। इसे आगे हम पढ़ेंगे, इसे भू आभ भी कहते हैं, है ना। ये थोड़ा सा अपने को समझना होगा। ये बिल्कुल जैसे आपने संतरा देखा होगा, संतरे की जैसी आकृति होती है कि ऊपर और नीचे से थोड़ा सा चपटा होता है। इसके बारे में जब पृथ्वी अलग से अपना टॉपिक इसी चैप्टर में आएगा तो उसमें अपन इसको जानेंगे, थोड़ा सा अपन उसको देखेंगे। खगोलीय पिंडों के अध्ययन, उनकी गति के बारे में खगोल शास्त्री जो हैं अध्ययन करते हैं। और प्राचीन जो भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हुए हैं जिन्होंने शून्य का भी आविष्कार किया, उनका नाम आर्यभट्ट था। और देखिए इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, इन्होंने उस समय ही बता दिया था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। इन्होंने बता दिया था साफ साफ कि धरती जो है सूरज के प्रकाश से चमकती है, और रात्रि को जो चंद्रमा हमें चमकीला दिखाई देता है, इसके पास में वास्तव में इसका प्रकाश नहीं है। सूरज से प्रकाश पहले धरती पर आता है और धरती से परावर्तित होकर वह चंद्रमा के पास पहुंचता है। ये बात हमारे प्रमुख खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी ने बहुत समय पहले ही बता दिया था। तो अभी ये पूरी चर्चा हुई, इसको एक बार समेटते हैं। सौरमंडल जो है हमारा, जो सूरज का परिवार है, इसमें क्या क्या आता है। देखिए सौरमंडल चूंकि एक तारे का परिवार होता है और हमारा तारा सूर्य है, तो इनका इसमें सम्मिलित होना स्वाभाविक है। इसके अलावा 8 ग्रह होते हैं और उन ग्रहों के उपग्रह इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, जैसे हमने क्षुद्र ग्रहों की पट्टी देखी थी, हाँ, इसके अलावा जो उल्का पिंड होते हैं, ये सब मिलकर जो है हमारा सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल बनाते हैं। सूरज के बारे में अभी हमने विस्तार से चर्चा की। सूरज एक तारा है, इसके पास अपनी ऊष्मा है, अपना प्रकाश है, और ये धरती से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये भी कई बार जो है प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है, और ये हमें पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हमने देखे और उनका परिचय हमने प्राप्त किया। और पहले 9 ग्रह माने जाते थे, उन 9वें ग्रह में प्लूटो भी सम्मिलित था। लेकिन प्लूटो के बारे में आप यहाँ देखेंगे कि प्लूटो को अगस्त 2006 में सौरमंडल से आउट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, और उसके अपने कारण थे। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय जो संगठन है उसने अपनी बैठक में इसको बाहर किया। उसका प्रमुख कारण ये था कि जो ग्रह होते हैं उनके लिए एक परिभाषा यदि अपन देखते हैं तो उसमें एक निश्चित द्रव्यमान उसके पास होना चाहिए, उसका अपना एक निश्चित आकार होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसको जो उसका परिक्रमा का मार्ग है उसी में घूमना है, अपनी सीमा अपनी मर्यादा में बने रहना है, उसे किसी दूसरे ग्रह के पथ को नहीं काटना है। जैसे प्लूटो के साथ यही हो रहा था। प्लूटो के पास में ना तो जो है प्रॉपर द्रव्यमान था, ना प्रॉपर उसके पास में आकार था, और ये अपनी परिक्रमा मार्ग को छोड़कर दूसरे के मतलब क्या है कि ग्रहों के जो कक्षा है उसको काट रहा था। इसलिए भी इसको जो है ग्रहों की संख्या से बाहर किया गया, और अब वर्तमान में जो 8 ग्रह हैं उन्हीं का अस्तित्व जो है अपन मानते हैं, ग्रहों के रूप में उनको संज्ञा दी हुई है। और अब प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में जाना जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में। यहाँ पर और भी कुछ ऐसे बौने ग्रहों के नाम दिए हुए हैं, जैसे 2003 में UB313 के नाम से, सीरस के नाम से जो है बौने ग्रह खोजे गए थे। ये भी आपके सामने हैं इस तरीके से। अब देखिए जो अपन ने अभी सूरज से उनकी दूरी के अनुसार जो ग्रह हमने देखे, आंतरिक और बाह्य ग्रह, उनको याद करने का एक सेंटेंस के रूप में यहाँ तरीका आपको दिया हुआ है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसको समझ लीजिए आप। यहाँ पर माई में एम जो है वो मरकरी का मतलब संकेत कर रहा है एम को, या वेरी में वी जो है वो वीनस यानी शुक्र का संकेत कर रहा है। एफिशिएंट में ई हमारी अर्थ हो गई यानी पृथ्वी हो गया। मदर में एम जो है यहाँ पर मार्स यानी मंगल को बता रहा है। जस्ट में जे जो है जुपिटर यानी बृहस्पति को बता रहा है। सर्ड में एस जो है वो सैटर्न यानी शनि महाराज को बता रहा है। यूएस यानी जो अस है इसमें यू जो है यूरेनस को बता रहा है यानी अरुण को बता रहा है। नट्स में जो एन है ये नेपच्यून यानी वरुण को बता रहा है। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस के माध्यम से जो है इसको याद रख सकते हैं आप। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। और अब जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि पृथ्वी के बारे में इसी चैप्टर में हम लोग
थोड़ा विस्तार देखेंगे। तो आइए बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। और हमने देखा भी था, सबसे पहले बुध आते हैं, फिर शुक्र आते हैं, फिर हमारी अर्थ आती है, और आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इस बात को, छोटी छोटी बातें हैं, इन रोचक तथ्यों को आपको दिमाग में रखना है। और कई बार ये छोटे सवाल जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। और इसके आकार को भूआब कहा जाता है, जैसा कि भी हमने प्रारंभ में चर्चा की थी, है ना। जियोइड कहते हैं इसको, पृथ्वी के समान इसका आकार किसी का भी होता है। तो इस भूआब का आकार का जो अर्थ है वो यहाँ पर दिया हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। और नीला ग्रह इसलिए कहते हैं कि इस पर जल है, और अंतरिक्ष से जब इसको देखते हैं तो उस पानी के कारण, टिंडल प्रभाव के कारण अपन कह सकते हैं कि जो है नीला ग्रह इसको कहा जाता है, नीले रंग का दिखाई देता है। और पूरे सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हमको देखने को मिलती है। पृथ्वी इतनी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर है कि न तो ये अधिक गर्म है, न अधिक ये ठंडी है। इसके अलावा यहाँ पर पानी और वायु उपस्थित है। वायु में भी खास तौर से ऑक्सीजन यानी प्राणवायु गैस मौजूद है। इसके अलावा CO2 गैस भी यहाँ मिलती है, जिसे कि पृथ्वी का कंबल भी कहते हैं। जैसे जैसे हम ज्योग्राफी में आगे बढ़ेंगे, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे जैसे मतलब चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये प्रमुख प्रमुख बातें जो हैं पृथ्वी के बारे में थी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ रोचक बात और है। पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक होता है, हमने अभी जाना। शनि महाराज का घनत्व सबसे न्यूनतम है और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और फैक्ट यहाँ पर है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल जो है उसे अर्थ डे या पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। कई बार एक छोटी सी जानकारी है, ये आपको विज्ञान में भी मदद करेगी। भौतिक विज्ञान का एक प्रश्न भी है ये, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रकाश चलता है। और इसको तो भी सूरज से पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट, एग्जैक्टली तो 500 सेकंड है, 8 मिनट 20 सेकंड है। पर चूंकि हमें NCERT को ही स्वीकारोक्ति देनी है, मान्यता देनी है, इसकी प्रामाणिकता पर संदेह नहीं है, तो हमें 8 मिनट का समय ही यहाँ पर मानकर चलना होगा। आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के बारे में जानते हैं। चंद्रमा, जैसा कि हमने चर्चा की, पृथ्वी का एक ग्रह है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ये, और ये पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य याद कीजिए कितना था, बिल्कुल एग्जैक्टली 15 करोड़ किलोमीटर सूरज हमसे दूर है, और चंद्रमा मात्र 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और ये इनका जो व्यास है ये पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है, यानी आकार में ये चौथाई है किससे, हमारी धरती से। तो इस तरीके से ये बात हुई। और उपग्रह जो होता है, ये यहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी खगोलीय पिंड होता है जो कि उसी प्रकार चक्कर लगाता है ग्रहों के, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। अभी गुरु शिष्य परंपरा के बारे में हमने चर्चा की थी, वहाँ आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, या रोचक तथ्य के रूप में दिया हुआ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ये हम लोग सब बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे? ये पहले इंसान थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपने कदम रखे। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है कि मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है अभी तक। तो ये थोड़ा निराश करने वाली बात है कि अभी तक जो चंद्रमा पर कोई भारतीय नहीं पहुंचा है ना। कुछ लोग राकेश शर्मा जी का जिक्र करते हैं, पर राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में जरूर गए थे, पर चंद्रमा पर वो नहीं पहुंचे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है यहाँ पर मानव निर्मित उपग्रह, जिन्हें सैटेलाइट भी हम लोग कहते हैं। ये एक कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा इन्हें बनाया जाता है, और ये विभिन्न अपने उद्देश्यों से संचार की व्यवस्था के लिए, मौसम का अंदाज़ा लगाने के लिए हैं, और अन्य उद्देश्य विशेष के लिए इनको रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, और फिर इनको पृथ्वी की कक्षा में जो है स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रहों के नाम यहाँ दिए हुए हैं, जैसे इनसैट है, IRS है, एडुसैट है। हाँ, ये प्रमुख जो हैं भारतीय उपग्रह हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये रॉकेट है, आप यहाँ देख रहे हैं कि रॉकेट का प्रक्षेपण किया जा रहा है। ये रॉकेट एक अपन कह सकते हैं कि वाहन का कार्य करता है, और ये जो हमारा सैटेलाइट है उसको अंतरिक्ष में ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में आगे भी चर्चा होगी कि कोई भी वस्तु यदि उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ते हुए बाहर अंतरिक्ष में स्थापित होना है तो उसके पास मिनिमम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होनी चाहिए, जिसे हम पलायन वेग कहते हैं।
हैं, एस्केपिंग वेलोसिटी इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो ये जो इतना वेग है वो रॉकेट के माध्यम से उसे प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर उसके बाद में रॉकेट जो है अंतरिक्ष में पहुंचकर उपग्रह को अलग कर देता है और रॉकेट फिर जो है उसका बाकी हिस्सा पृथ्वी पर गिर जाता है। हाँ, और फिर इस तरीके से उपग्रह जो है अपना कक्षा में जो है हमारा प्रवेश कर जाता है। आइए आगे और जानते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा कर लेता है। ये जिसे अपन जो है चंद्रमास के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है पहले। हाँ, चंद्रमा पर जो परिस्थितियाँ हैं वो जीवन के अनुकूल नहीं है भाई। और यहाँ पर पर्वत हैं, मैदान हैं और गड्ढे हैं और उनकी छाया ही जो है, कई बार हम जब पूर्णिमा को पूरा चांद देखते हैं तो आपने देखा होगा उस पर काले काले आपको जो धब्बे दिखाई देते हैं। और कई बार बचपन में हमें एक कहानी सुनाई जाती थी कि वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है। तो वास्तव में क्या है कि ये पर्वत, मैदान और गड्ढों की जो है छाया ही हमको यहाँ धरती के धरातल से दिखाई देती है। तो ये सब बातें चंद्रमा के बारे में यहाँ हमने ली। और यहाँ साथ में एक देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इनमें प्रमुख रूप से जल चाहिए, डेफिनेटली वायु चाहिए, वायु में ऑक्सीजन गैस चाहिए, प्राणवायु चाहिए और अन्य गैसों भी की आवश्यकता होती है धरती का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, विकिरणों से जो है रक्षा करने के लिए। जैसे आगे जैसे ज्योग्राफी में आगे बढ़ेंगे हम लोग सीखते जाएंगे। इसके बाद में आता है क्षुद्र ग्रह। देखिए, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र का मतलब छोटा है ना, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। और अभी हमने डायग्राम में देखा भी था कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये एक क्षुद्र ग्रह का यहाँ पर नमूना जो है चित्र यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला टॉपिक आता है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। और ये कई बार उल्कापिंड जब पृथ्वी के नज़दीक से गुजरते हैं तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचे हुए चले जाते हैं और ये जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इनमें आग लग जाती है। ये आग गर्मी के कारण लग जाती है। जैसे आप अपने दोनों हाथों को यदि रगड़ेंगे तो आप पाएंगे कि घर्षण के कारण वो गर्म हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से ये उल्कापिंड भी वायुमंडल से घर्षण के कारण इतने गर्म हो जाते हैं कि इनमें आग लग जाती है ना। और उसके बावजूद जो है कुछ उल्कापिंड इतने बड़े होते हैं कि वो धरती तक आते आते पूरी तरह राख नहीं बन पाते हैं और जब एक विस्फोट के साथ में धरातल पर गिरते हैं और बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, इसके बारे में आगे चर्चा कभी होगी तो आप जान पाएंगे, वो इसी प्रकार की एक झील है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और ये आप एक और चित्र यहाँ पर हमको दिख रहा है, इसे आकाशगंगा यानी गैलेक्सी कहते हैं। और जो हमारी आकाशगंगा है, पहले तो समझ लें आकाशगंगा क्या होती है। आकाशगंगा एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी होती है जिसमें असंख्य तारे होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं। सूर्य से अपन कह सकते हैं कि लाखों गुना बड़े बड़े तारे इन आकाशगंगाओं में पाए जाते हैं। हाँ, तो ये पूरा एक रास्ता होता है, सूरज एकमात्र उसका हिस्सा है। और हमारी जो आकाशगंगा है उसे हम मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से हमें ये समझना चाहिए। आकाशगंगा यहाँ लिखा हुआ भी है कि करोड़ों तारे, बादलों और गैसों की एक क्या है प्रणाली होती है। और ये आप साफ साफ इस डायग्राम में, इस चित्र में देख सकते हैं। तो बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर जो है पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और इसे हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे ये मनुष्य है, मनुष्य कहाँ रहता है? मनुष्य पृथ्वी पर रहता है। पृथ्वी किसका हिस्सा है? सौरमंडल का। सौरमंडल किसका हिस्सा है? आकाशगंगा का। और आकाशगंगा किसका हिस्सा है? इस यूनिवर्स का। तो इस तरीके से इस ब्रह्मांड का, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को यहाँ पर लिया। आशा है कि आपको ये प्रयास जो है पसंद आया होगा। तो अपने इस चैप्टर से संबंधित यदि कोई आपको बात पूछनी हो, कोई यदि आपको डाउट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं, ताकि हम आपकी जो पसंद है उससे रूबरू हो सकें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।